बदल डाली सभी की जिंदगी, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों या फिर बुजुर्ग। लेकिन जिन पर सबसे ज्यादा लॉकडाउन का असर पड़ रहा है वो है हमारे देश का भविष्य। जी हाँ, वो बच्चे जो इस समय ऐसी दुविधा में फंसे हैं जिससे निकल पाना बेहद ही मुश्किल है। चाहे वो हमारे नन्हे मुन्ने हों, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हों या फिर कॉलेज जाने के सपने देखने वाले। दोस्तों, आज दाखिले की दौड़ में होगी इसी विषय पर चर्चा। आखिर कैसे निखरेगा हमारे इन बच्चों का भविष्य, इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे मेहमान एज इंस्टीट्यूट से सीएस आशीष खट्टर जी। स्वागत है सर आपका बहुत बहुत हमारे स्टूडियो में। और साथ ही माध्यम टीवी से एडिटर इन चीफ नीरज जैन जी, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सर, ऐसे में सबसे पहले आशीष जी आपसे ये जानना चाहूंगी कि उन बच्चों की हम बात करेंगे जो फिलहाल यही तय नहीं कर पा रहे हैं कि आगे करना क्या है, जो इस समय 10th और 12th स्टैंडर्ड में है, एग्जाम्स डेट सभी क्लियर नहीं है, करीब 1/4 सेशन निकलने को है। ऐसे में कैसे होगा उनका कॉलेज में दाखिला? देखिए गरिमा जी, 10th के अगर बच्चों की हम बात करें तो 10th स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं, मुझे नहीं लगता कि उनके एग्जाम के बारे में हमें सोचना भी चाहिए, क्योंकि अभी इतना बड़ा एक महामारी जो पूरे दुनिया में फैली हुई है, हम लोगों का पहला दायित्व, पहला काम ये है, इवन एज अ टीचर की अगर हम बात करें, एज एन ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंस्टीट्यूट या स्कूल लेवल की हम बात करें, तो हमारा पहला फोकस होना चाहिए कि बच्चों की सेफ्टी हमारे लिए प्रायोरिटी है। तो 10th के एग्जाम कंडक्ट करवाना कोई बहुत बड़ा एक इशू नहीं है। हमें नहीं लगता है बिल्कुल भी कि 10th के एग्जाम सभी करवाने भी चाहिए। 10th का पूरा जो सेशन था 10th के बच्चों ने वो पढ़ा है। एग्जामिनेशन सिर्फ एक क्राइटेरिया है ये मेजर करने का कि बच्चों ने जो पूरे ईयर पढ़ा, क्या वो उन्होंने अच्छे से पढ़ा है या नहीं पढ़ा, वो मेजर करने का एक क्राइटेरिया है, जो अगर हम नहीं भी करेंगे 10th के बेस पे, क्या हम स्कूल जो बच्चे हैं उनको कॉलेज में एडमिशन दे रहे हैं, क्या 10th के एग्जाम के या उनके मार्क्स पे के बेस पे हम बच्चों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं? नहीं। तो इसलिए अगर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं बनता कि 10th के बच्चों पे हमें बहुत फोकस करना चाहिए। लेकिन आशीष जी, इसमें एक चीज जानना चाहेंगे आपसे कि 10th के बाद में बच्चे को सब्जेक्ट चूज करना होता है जी। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ठीक है, 10th के बेसिस पे हम लोग कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे, कोई हम लोग का कोई जॉब क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट क्राइटेरिया जो है वो सब्जेक्ट जो हम लोग चूज करते हैं 11th में आके, फिर किस आधार पर बच्चे को हम वो मेरिट और डीमेरिट के आधार पर वो सब्जेक्ट दे पाएंगे, इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालें। बिल्कुल नीरज जी, अभी भी अगर हम बात करें अपने एजुकेशनल सिस्टम की, अगर हम बात करें एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें, तो आज आप अगर हम अभी भी उसके, अगर ये वायरस ना भी होता तो भी हम चर्चा करते, तो अभी भी कोई बहुत ज्यादा 10th के बच्चों के मन में इतनी क्लैरिटी नहीं होती है कि उन्हें आगे चल के 11th में क्या लेना है। आप अगर देखेंगे, ये सर्वे भी होगा, तो 11th में जो बच्चे हैं उनको आधे सेशन तक नहीं समझ में आता कि उन्हें कॉमर्स लेनी चाहिए थी या साइंस लेनी चाहिए थी या नहीं लेनी चाहिए थी। तो ये जो काउंसलिंग का काम है, ये टीचर्स को ऑनलाइन बिल्कुल एक एक पेरेंट्स के साथ और बच्चों के साथ मिलकर उनको प्रॉपर काउंसलिंग होनी चाहिए। ऑनलाइन एक बहुत बढ़िया जरिया अभी हमको मिला है, आज नहीं तो कल हमें ऑनलाइन पे जाना ही था, तो ये जरिए के माध्यम से हमें ये जरूर है कि हम पेरेंट्स के 1-to-1 टच में आए। जितने भी स्कूल के टीचर हैं, जो 11th में जो टीचर हैं, 10th के जो टीचर्स हैं, वो जितने भी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके पेरेंट्स के और उनके बच्चों के 1-to-1 टच में आके उन्हें क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए उसको प्रॉपर तरीके से समझा पाने में उनकी मदद करें और ये देखें। और इससे ज्यादा, पेरेंट्स से ज्यादा और टीचर्स से ज्यादा बच्चों को कोई नहीं जानता नहीं। लेकिन इसमें एक बात और आती है समझ में कि जहां अपन देखते हैं कंपैरेटिव जो हमारे जो इंटरनेशनल जो सिनेरियोज हैं, उसमें काफी जो विकसित देशों में पढ़ाई का पैटर्न है, उसमें एग्जाम्स होते हैं, एग्जाम्स या सर्टेन क्राइटेरियाज हैं जिसके आधार पे बच्चे को आगे सब्जेक्ट्स के लिए प्रेरित किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है। काउंसलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, पेरेंट्स भी समझते हैं। हमारे देश में जहाँ ये प्रॉब्लम काफी हद तक, हम लोग कई बार इसको बीच में पूर्व अपने कार्यक्रमों में चर्चा भी कर चुके हैं कि काउंसलिंग का महत्व अपनी जगह पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा आपने भी कहा। लेकिन जहाँ काउंसलिंग का ही महत्व क्लियर नहीं हो पा रहा था अभी, वहां पे जो ये ऑनलाइन कोचिंग का सिस्टम है, ऑनलाइन टीचिंग का सिस्टम है, इन सबके साथ सामंजस्य किस प्रकार बैठा पाएंगे हमारे अभिभावक, हमारे टीचर्स, हमारे बच्चे? देखिए, ये तो हमें करना ही होगा। अब जरूरत आ गई है। अगर ये सिचुएशन नहीं भी होती तो आज से शायद आने वाले 5 साल बाद यही सिनेरियो रहता और हमें ऑनलाइन की तरफ बढ़ना ही पड़ता। जहां हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, हर चीज इलेक्ट्रॉनिक हो गई है, आप आज शॉपिंग भी करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कर रहे हैं, तो काउंसलिंग क्यों नहीं इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हो सकती है? क्यों नहीं हम पढ़ सकते इलेक्ट्रॉनिक या ऑनलाइन के माध्यम से? नहीं पढ़ सकते? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। आज 12th के आगे अगर हम बात करें तो कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी, जैसे अगर हम सीए की बात करें, जो हम लोग खुद भी पढ़ाते हैं, तो ऑनलाइन पहले से सैटेलाइट क्लास चलती है। दुनिया भर के लाखों बच्चे सैटेलाइट क्लास के माध्यम से पढ़ रहे हैं। तो उसके अलावा अगर हम काउंसलिंग की बात करें तो काउंसलिंग भी बड़े इजीली, अगर हम अच्छे से
प्रॉपर तरीके से लोगों तक पहुंचे और ऑनलाइन एक पूरा सिस्टम डेवलप हो, जिसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ये जरूर है कि 10th और 12th के बच्चे हैं जो अभी फाइनल ईयर में कॉलेजेस में बच्चे हैं, उनके लिए वक्त थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये बदलाव उनके लिए वो क्रिटिकल टाइम पे आया है। बाकी बच्चों के लिए भी वो बदलाव उतना इंपॉर्टेंट है, और बदलाव किसी को पसंद नहीं है। देखिए आज हमारे देश में भी अगर हम बात करें तो बदलाव, अगर जब बैंक्स में आप याद करें, बैंक्स में जब पहली बार इलेक्ट्रॉनिक, पहले पेपर वर्क होता था, फिर जब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जब बैंक में एंट्री करने की बात आई तो बहुत सारे हड़ताल हुई उस टाइम पे। बैंक के जितने भी एम्प्लॉइज थे हड़ताल पे बैठे रहे काफी टाइम तक। लेकिन पूरी दुनिया बदल रही है तो हमें दुनिया के साथ बदलना ही पड़ेगा। एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल निकल कर आता है कि जब इतने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल्स के, कोचिंग्स के सबके तैयार हो चुके हैं, हम लोग बैंक के साथ कंपैरिजन करते हैं तो आप देखते हैं कि बैंक में जैसे ही ऑनलाइन सिस्टम स्टार्ट हुआ तो कहीं ना कहीं, क्योंकि कंप्यूटर ड्रिवन सिस्टम्स हैं, तो वहाँ मैन पावर की आवश्यकता काफी कम पड़ने लगी। उसी प्रकार जब इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर सेटल हैं स्कूल्स के और हम ऑनलाइन की तरफ जा रहे हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस पे जब बच्चा एक बार आ गया, पेरेंट्स एक बार आ गए, वो सिस्टम डेवलप हो गया, तो क्या फिर जो ये 1-to-1 जो एजुकेशन सिस्टम है, उस सिस्टम में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनका महत्व क्या खत्म नहीं हो जाएगा आने वाले दिनों में? जी नहीं, बिल्कुल खत्म नहीं होगा और हो भी नहीं सकता है, क्योंकि आज हम देखें तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डेवलप किया हुआ है वो ओवरऑल बच्चे के डेवलपमेंट के लिए किया हुआ है। आज जो हम ऑनलाइन एजुकेशन की बात कर रहे हैं वो एजुकेशन, पहले तो हमें समझना होगा कि एजुकेशन से हम चाहते क्या है, हमारा जो हमारा गोल है एट द एंड, जो हम चाह रहे हैं डिजायर्ड जो हमारा गोल है वो क्या है। हम बच्चों को सिर्फ कुछ किताबें पढ़ा देना चाह रहे हैं या बच्चों की ग्रोथ या ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं? जहां पे हम बात करते हैं बच्चों की ओवरऑल ग्रोथ की, एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, वो तभी हो सकता है जब बच्चा बाकी बच्चों के साथ एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में एक जगह एक साथ बैठ के पढ़े, प्लेग्राउंड पे जाए, खेले, बहुत सारी नई चीजें करे, आर्ट, म्यूजिक, पेंटिंग, ये सारी चीजें स्कूल में कराई जाती हैं। 1-to-1 टीचर के साथ कांटेक्ट आता है, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं, एक ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, वो रहेगा, वो प्रायोरिटी और प्राइमरी है, वो हमेशा रहेगा। लेकिन अभी इस सिनेरियो की अगर हम बात करें तो इस सिनेरियो में अगर हमें पढ़ाने की ही बात करनी है बच्चे की, जहां पे हम ये नहीं देख रहे कि हम आगे क्या करने वाले हैं, आज की सिनेरियो की बात करें तो आज ऑनलाइन एग्जाम या ऑनलाइन पढ़ाई के अलावा और कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं। और ये ऑल्टरनेटिव भी नीरज जी कोई बहुत बुरा ऑल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि हम सब अगर देखें तो हम सब जो बच्चे हैं घरों में सब ऑलरेडी मोबाइल फोन पे गेम्स खेल रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। बहुत सारे पेरेंट्स मैंने सुना कि बोलते हैं कि बच्चों की आंखें खराब हो रही हैं। बिल्कुल वो इफेक्ट पड़ेगा और वो लॉन्ग टर्म हम वो चीजें करना भी नहीं चाह रहे। लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो हम नहीं चाहते कि हमारा देश, हमारे देश के बच्चे एक साल पीछे हो जाएं। हम एक साल अपने देश के बच्चों को पीछे नहीं कर सकते, जहां दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। एक साल एक बहुत बड़ा टाइम होता है, उस टाइम को देखते हुए हमें अभी ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ मूव करना ही पड़ेगा और काउंसलिंग भी ऑनलाइन ही हमें देनी पड़ेगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की हम बात कर रहे हैं, कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, जैसे कि अगर हम रीट की बात करें, एक टेंटेटिव डेट जो है फिलहाल सरकार की तरफ से दे दी गई है जी। लेकिन ऐसे में लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा होंगे, तो क्या इस तरह की चीजों को मैनेज करने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है? क्या लगता है आपको? जी, अगर प्रशासन की तैयारी की बात करें तो तैयारी आप कितनी भी कर लीजिए, इस टाइम पे वो तैयारी कम ही रहेगी, क्योंकि अभी ऑलरेडी इतना, जितना भी प्रशासन के पास भी जितना भी स्टाफ है, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, वो ऑलरेडी ये जो अभी कोरोना वायरस कोविड-19 की जो प्रॉब्लम चल रही है उससे जूझने में, गवर्नमेंट की मदद करने में ऑलरेडी कहीं ना कहीं पे डिप्लॉयड है। वो सब ऑलरेडी कहीं ना कहीं लगे हुए हैं। कोई क्वारंटीन सेंटर में किसी की ड्यूटी लगी हुई है तो किसी की ड्यूटी कहीं और लगी हुई है। तो इस टाइम पे अगर हम बात करें कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और वो भी रीट जैसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जहां पे लगभग अगर हम पिछला डेटा देखें तो पिछले डेटा को देखते हुए लगभग 10 लाख मिनिमम एक नंबर है जो एग्जाम के फॉर्म्स भरता ही भरता है। इतने लोगों को एक स्टेट में केटर करना, इतने इजीली केटर करना, और ये अश्योरेंस के साथ कि किसी को ये बीमारी नहीं होगी, ये नामुमकिन है। तो हमें अभी प्रायोरिटी पे ये ध्यान देना चाहिए जरूर। तो अभी आपको क्या लगता है कि रीट का एग्जाम की अगर हम बात करें तो क्या वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, अभी फिलहाल मुझे नहीं लगता कि रीट का एग्जाम अभी होना चाहिए, उसको पोस्टपोन हमें कर देना चाहिए। जैसे अभी सितंबर में अगर हम बात करें तो सितंबर में पहले डेट अनाउंस हुई थी एग्जाम की, उसको अभी पोस्टपोन करके अक्टूबर कर दिया गया है। और हालात को देखते हुए हम ये मानते हैं कि उसको और भी आगे पोस्टपोन कर दिया जाएगा। नहीं किया जाता है तो शायद ये एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि अगर ये बीमारी फैल गई है, इन्फेक्शन अगर फैल गया, इतने लोग एक बार में आते हैं जिनके साथ उनकी फैमिली मेंबर्स भी आते हैं। एग्जाम देने एक आदमी नहीं आता, एग्जाम देने जो अगर कोई फीमेल है, कोई लोग हैं, तो उनके हस्बैंड या उनके पेरेंट्स साथ में उनको छोड़ने आते हैं, लेने आते हैं। इतने लाखों लोग अगर एक जगह पे आएंगे तो इन्फेक्शन फैलने की बहुत ज्यादा आशंका है, जो कि
ठीक नहीं रहेगा। आशीष जी, आपने जो इसमें एक बात बोली कि रीट के एग्जाम्स को प्रोलॉन्ग कर दिया जाए, अवॉइड किया जा सकता है, सवाल इस चीज का है कि आपका जो कॉम्पिटिटिव जोनर है उसमें आप 11th से लेके सीए स्टूडेंट्स को आप लोग नर्चर करते हैं जी। उसी प्रकार जो कॉम्पिटिटिव क्लासेस हैं उसमें स्पेसिफिकली प्रतियोगी परीक्षाओं को लेके जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं वो तैयारी कराते हैं जी। तो जो लेवल ऑफ एजुकेशन है दोनों में, या जो एक अंडरस्टैंडिंग है, या जो एक्सपोजर टुवर्ड्स करंट सिनेरियो है, इन दोनों में ग्रास रूट डिफरेंस है। तो ऐसे में क्या लगता है आप किस तरीके से बच्चे का जो ये समय जो लग रहा है कंटिन्यूएशन ब्रेक होने की संभावना है, जब एक बार ये पता लगता है बच्चे को कि उसकी एग्जाम्स की डेट्स बार बार प्रोलॉन्ग हो रही है, तो कहीं ना कहीं उसकी तैयारियों पे, उसके कॉन्फिडेंस पे भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। उसको किस तरीके से काउंसलिंग कर पाएंगे सरकार के पास या आपके पास जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लेवल पे जो आप लोगों की तैयारियां हैं, आप लोग कितना इक्विप्ड हैं इस समय इन चीजों को लेके बच्चों को काउंसिल करने के लिए? देखिए, अगर हम टीचर्स की बात करें तो टीचर्स हमेशा बच्चों को काउंसिल करने के लिए तैयार रहते ही हैं और हमारी तैयारी पूरी रहती है। हमें आज आप आज बोलेंगे कि 1 महीने का हम आपको टाइम दे रहे हैं और 1 महीने में आपको बच्चों को तैयार करना है, तो हम 1 महीने में भी बच्चे को जो 4 महीने में तैयार हम करते थे वो 1 महीने में भी कर देंगे। लेकिन एक क्लैरिटी बहुत जरूरी है। जब तक गवर्नमेंट की तरफ से क्लैरिटी नहीं आती, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं आता कि मिनिमम 4 महीने का एक टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड के बीच में बिल्कुल कोई भी एग्जाम नहीं होगा, कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा, वो बहुत जरूरी है और गवर्नमेंट को एक क्लैरिटी, एक स्टैंड लेना ही पड़ेगा। लेकिन स्टैंड लेते टाइम गवर्नमेंट को प्रायोरिटी पे, हम ये मानते हैं बीइंग टीचर, हमें भी हमारे बच्चों की सेफ्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम भी ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट सेफ्टी मेजर्स को पहले पूरी तरह अश्योर कर ले कि हर तरीके के सेफ्टी मेजर ले लिए गए हैं। जब गवर्नमेंट पूरी तरह अश्योर हो कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और कहीं से इन्फेक्शन फैलने की कोई आशंका नहीं है, तो ही एग्जाम कंडक्ट करवाए जाने चाहिए। 2-4 महीने अगर हम आगे भी उस एग्जाम को पोस्टपोन कर देते हैं तो कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, लेकिन एक क्लैरिटी होनी चाहिए। जी, लेकिन आशीष जी, ये हम नहीं कह सकते कि 4 महीने के बाद में सिचुएशन बिल्कुल सही हो जाएगी। तो ऐसे में और क्या विकल्प हो सकता है? अगर हम रीट की ही बात करें या कुछ और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें, तो एक विकल्प यहाँ पर सबको ढूंढना होगा कि वो विकल्प क्या होना चाहिए। बिकॉज आप नहीं कह सकते अगर साल भर में भी अगर स्थिति में सुधार नहीं आ पाया तो इसका मतलब क्या होगा? क्या कभी एग्जाम्स नहीं होंगे? इन लोगों का क्या होगा? क्या भविष्य रहेगा? नहीं, एग्जाम कंडक्ट करवाना जरूरी है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लेवल पे अगर हम बात करें, छोटे बच्चों की बात करें तो वो इतना जरूरी नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव लेवल की अगर हम बात करें तो हमें बिल्कुल एग्जाम कंडक्ट करवाना बहुत जरूरी हो जाता है वहां पे। लेकिन वहां पे अगर पॉसिबल है गवर्नमेंट को तो ऑनलाइन कुछ एप्लीकेशंस डेवलप करके ऑनलाइन किसी भी तरीके से, जैसे हम अगर बात करें हमारे शहर में इमरान खान जैसी पर्सनालिटी है, अगर ये लोग सब मिलके कोशिश करें तो कोई एप्लीकेशन इस तरह की डेवलप हो, जब हम पढ़ा सकते हैं ऑनलाइन तो एग्जाम भी ऑनलाइन हम ले सकते हैं। इस तरह की कोई चीज डेवलप हो जहां पे बिना किसी कोई ऐसी चीज डेवलप हो जहां पे ऑनलाइन एग्जाम लेना बहुत इजी हो जाए। और उसके लिए भी ये बहुत जरूरी है कि पहले ट्रायल हो, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट बच्चों को आप ऑनलाइन एग्जाम के अनाउंस कर दे डेट और उनको उतार दे। बिल्कुल पहले ट्रायल एग्जामिनेशन होना चाहिए ऑनलाइन का, 2-3 बार एक ट्रायल एग्जामिनेशन होना चाहिए कुछ बच्चों को लेके, टीचर्स को साथ में लेके, और जब वो सक्सेसफुल हो जाता है तो ऑनलाइन एग्जाम के थ्रू भी हम बच्चों के एग्जामिनेशन ले सकते हैं ताकि वो आगे जाके। आशीष जी, इसमें एक और सीक्वेंस बनता है जो बहुत महत्वपूर्ण नजर आता है इस समय, बच्चे का, उसके अध्यापक का, उसके अभिभावक का। इस समय एक बड़ी परिस्थिति जो नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो आपने बताया कि ऑल राउंड डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हैं या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या कॉलेजेस के जो सेटअप डेवलप हैं, अगर हम 100% नहीं दे पा रहे तो पेरेंट्स के मन में एक स्वाभाविक रूप से सवाल उठता है कि हम 100% फीस क्यों पेमेंट करें। सवाल इस चीज का है कि अगर वो फीस टाइम पे पेमेंट नहीं हो पाएगी तो किस प्रकार ये सिस्टम काम कर पाएंगे? क्यों टीचर इनिशिएटिव लेके, जब उसको सैलरीज टाइम पे नहीं मिलेंगी तो वो किस प्रकार इनिशिएटिव लेके सारे सिस्टम को कंफर्टेबल बनाने की कोशिश करेगा? क्या लगता है आपको, क्या समाधान है आपकी नजर में इस परिस्थिति का? बिल्कुल नीरज जी, अगर हम बात करें तो अभी जो पेरेंट्स के मन में एक क्वेश्चन आ रहा है वो ये आ रहा है कि ऑनलाइन जो अब स्कूल में पढ़ाई चल रही है और जो बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, क्या वो उतना कारगर है? क्या वो बच्चों को उतने अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? मैं ये आपके माध्यम से, आपके जो चैनल है उसके माध्यम से बताना चाहूंगा पेरेंट्स को कि आप एक बार वो टीचर जो पढ़ा रहा है ना, वो टीचर के पढ़ाते टाइम, जब वो पढ़ाते हुए जो जूझ रहा है, जो मेहनत कर रहा है इस टाइम, वो आप एक बार देखिए। जब आप वो देखेंगे ना तो आप खुद आगे बढ़ के जो फीस है वो स्कूल को देने की अपने आप प्रेरणा आपको मिलेगी। आप बोलेंगे कि नहीं, फीस हमें देनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो चैलेंज हमारे सामने आया है वो सबसे बड़ा चैलेंज टीचर्स के आगे है। जो टीचर क्लास में जाके बच्चे को पढ़ाने का आदी था, आज उसको मोबाइल फोन के आगे बैठ के ऑनलाइन उसको एप्लीकेशंस के थ्रू पढ़ाना पड़ रहा है, उसको इतना बदलाव लेके आना पड़ रहा है। एक टीचर जिसके घर में उसको पूरा परिवार चलाना पड़ रहा है, उसके
घर में बच्चे हैं, उसके माँ बाप हो सकते हैं, उसका जो भी फैमिली है, उस फैमिली के बीच में रहते हुए कहीं ना कहीं एक टाइम निकाल के, जगह निकाल के वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं और ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, 4-4 5-5 बार वो वीडियो बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, एडिटिंग कर रहे हैं, वो बच्चों को भेज रहे हैं। ये आसान काम नहीं है। ये हमको कहने में बहुत सिंपल लगता है कि ऑनलाइन बच्चों को पढ़ा दिया, ये बहुत ही मुश्किल काम है जो अभी टीचर्स कर रहे हैं। और जितने भी टीचर ये कर रहे हैं उनको बिल्कुल सैल्यूट है ऐसे टीचर्स को कि उन्होंने इस वक्त भी अपने बच्चों को छोड़ा नहीं है, और ये बहुत जरूरी है। आज अगर हम बच्चों को छोड़ दें, हम बोलें कि नहीं हम 5 महीने नहीं पढ़ाते, तो 5 महीने नहीं पढ़ाने से आप ये देखिए कि बच्चों का जो एक गैप जो आएगा पढ़ाई में, वो बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चा उससे दूर होता जाएगा, और जितना दूर बच्चा अपनी पढ़ाई से होगा उतना आगे उसके लिए प्रॉब्लम आएगी। तो अभी जितने भी टीचर हैं, जो भी स्कूल हैं, वो अपने अपने लेवल पे पूरी कोशिश कर रहे हैं, जी जान से लगे हुए हैं। और ये जरूर है कि अभी क्योंकि हमारा थोड़ा सा खर्चा कॉस्ट एफिशिएंट हो गया है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा नहीं है, तो हम ये भी स्कूल्स को भी ये समझना चाहिए कि हमें कुछ जो फीस है उसमें कुछ ना कुछ कटौती या कमी कर देनी चाहिए। लेकिन पेरेंट्स को भी ये समझना बहुत जरूरी है कि एक स्कूल नाम का स्कूल नहीं चलता है, उसमें बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। आप छोटे छोटे स्कूल में अगर हम बात करें तो बाईजी होती हैं, प्योन होते हैं, हेल्पर्स होते हैं, टीचर होते हैं, बहुत बड़ा स्टाफ होता है। लगभग एक एवरेज अगर हम बात करें तो लगभग 70 to 80 का स्टाफ हर स्कूल में होता है, और उनके लाखों की सैलरी जाती है। वो सैलरी कहाँ से आएगी? उसके लिए बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स अभी कोऑपरेट करें। इतने टाइम आप जब पेरेंट टीचर मीटिंग में जाके बच्चे की कंप्लेन करते हैं और टीचर उसके पीछे लगता है, टीचर आपके बच्चे के पीछे इतनी मेहनत करता है, तो आज जब टीचर्स को आपके साथ की जरूरत है, टीचर आपके बच्चे का साथ आज भी दे रहा है, लेकिन आप लोगों को भी जरूरत है कि आप टीचर्स का भी साथ दें। अब जरूरी है कि हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया इस टाइम पे कि अब ऑनलाइन ही पढ़ाना पड़ेगा। ये पूरा सेशन हमें ऑनलाइन ही पढ़ाना पड़ेगा। अगर हम आज सोचें कि हम 2 महीने बाद स्कूल रीओपन करेंगे, और 2 महीने बाद स्कूल रीओपन करने के बावजूद भी अगर दोबारा लॉकडाउन हमें करना पड़ा, क्योंकि स्कूल रीओपन करना कोई बहुत बड़ा सोल्यूशन अभी है नहीं। हम नहीं चाहते, कोई भी स्कूल अभी ये नहीं चाहेगा कि बच्चे वहां पे आए और एक भी बच्चे को अगर इन्फेक्शन हुआ और वो बाकी बच्चों में फैल गया तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये बिल्कुल ऑनलाइन ही हमें, इस पूरे सेशन में तो कहता हूँ ऑनलाइन ही हमें पढ़ाना पड़ेगा और पढ़ाना चाहिए। और ऑनलाइन के माध्यम से अगर हम पढ़ाएंगे और इतने टीचर्स मेहनत करेंगे, तो पेरेंट्स को भी जरूरी है समझना कि पेरेंट्स टाइम पे फीस पे करें। ये मैं मानता हूं कि काम किसी का भी नहीं चल रहा है, सबको परेशानी है, तो कोऑपरेट स्कूल को और पेरेंट्स को आपस में बात करके करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ कटौती करके हमें ये चीज का कहीं ना कहीं सोल्यूशन निकालना बहुत जरूरी है। जी आशीष जी, लेकिन ऐसे में सरकार की तरफ से स्कूल और कॉलेजेस के लिए फिलहाल कोई अहम एडवाइजरी जारी नहीं की गई है। जी, ऐसे में क्या ये कहा जाए कि ये साल हमारे बच्चों का पूरी तरह से खराब ही जाएगा, यानी कि हमारा बच्चा 1 साल पिछड़ जाएगा, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया, अगर ऑनलाइन क्लासेस पूरे साल भर के लिए हम स्टार्ट नहीं करते हैं तो? जी बिल्कुल, इसलिए मैं आपको बार बार यही चीज रिपीट कर रहा हूँ कि अगर हम ऑनलाइन का माध्यम नहीं अपनाते, जो कि हमें करना ही पड़ेगा। हम 5 साल पहले, मैं अपने बैचेस में बात किया करता था कि 5 साल बाद, शायद 10 साल बाद मैं आपको यहाँ पे एक क्लास में बैठ के नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं शायद कहीं पे भी एक ऑफिस में बैठ के, एक ऑनलाइन माध्यम से आपको घर में बैठ के पढ़ा रहा हूँ। कहीं पे भी अगर हम कहीं पे भी हैं, हमें समझना बहुत जरूरी है। इसको हम एक अपॉर्चुनिटी की तरह से लेना चाहिए, पॉजिटिविटी के साथ हमें इसको लेना चाहिए। क्या हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा बिल्कुल आराम से जो चल रहा है लाइफ में उसी को फॉलो करते हुए, उसी को अपना के उसी तरीके से काम करे? हमें अपने बच्चों को थोड़ा डायनामिक बनाना पड़ेगा, हमें बच्चों को कॉम्पिटिटिव बनाना पड़ेगा, और इसके लिए बच्चों को बदलाव के साथ अपने आप को भी बदलना पड़ेगा। टीचर्स भी अपने आप को बदल रहे हैं। आज टीचर इतना इलेक्ट्रॉनिक ई लर्निंग के थ्रू पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बच्चों को भी धीरे धीरे वो डेवलपमेंट, और बच्चे धीरे धीरे बदलाव अपने आप लोग अडेप्ट करते हैं। टाइम लगता है चीजें अडेप्ट करने में, लेकिन ये करना ही पड़ेगा। और आज जैसे कि आप बोल रहे हैं कि पूरे साल अगर हम बात करें तो पूरा 1 ईयर हम पीछे हो जाएंगे, तो वो ना हो, इसीलिए स्कूल और टीचर पूरी तरह जी जान लगा के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इसमें एक चीज मैं और ऐड ऑन करना चाहूंगा कि ये जरूरी है अभी इस टाइम पे सीबीएसई को या आरबीएसई को, जो भी बोर्ड हैं अलग अलग स्टेट के, उन सबको, कि उनको हर क्लास में जो भी उनका कंटेंट है, जो कोर्स है, उसमें प्रॉपर एडिटिंग करके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं, जो हमें बच्चों को पढ़ानी ज्यादा जरूरी है, उसको कट ऑफ करके उतना ही सिलेबस बच्चे के कोर्स में अब डाल देना चाहिए। और ये हर स्कूल लेवल पे करना मुमकिन नहीं है। ये एजुकेशन मिनिस्ट्री को ही कहीं ना कहीं आगे आके कदम उठाने पड़ेंगे, चाहे वो 12th के बच्चे हों, क्योंकि 12th का बोर्ड एग्जाम इस साल है। आप अगर 12th की बात करें, 12th के बच्चों की बात करें, तो 12th के तो बोर्ड एग्जाम है। आप हमें अगर ये एक्सपेक्ट करें बच्चों को, हम ये मानते हैं कि ऑनलाइन बच्चों को 100% अगर समझ में नहीं आ रहा, तो जहां अगर सिलेबस में कहीं कुछ कट ऑफ होता है
और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही बच्चों को पढ़ाए जाते हैं और उसी के बेसिस पे एग्जाम होता है, तो हम पीछे भी नहीं रहेंगे और हम बच्चों को वो डेटा या वो नॉलेज भी दे पाएंगे जो उनके लिए ज्यादा जरूरी है। जी आशीष जी, हर जगह पर ऑनलाइन क्लासेस की चर्चा हो रही है, आपने भी ऑनलाइन क्लासेस का काफी बार जिक्र किया, लेकिन काफी बच्चे ऐसे भी जिनके पास एक फोन तक भी नहीं है, तो वो इस दौर में क्या आपको नहीं लगता कि कहीं पीछे रह जाएंगे? बिल्कुल, जहां हम बात करते हैं राइट टू इक्वालिटी की, और हमारा देश जहां पे एक बैलेंस बिल्कुल कभी भी नहीं रहा, पहले आजादी के बाद से हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे देश में इक्वालिटी रहे, सब जो है सबकी जो राइट टू इक्वालिटी है उसकी हम बात करते आ रहे हैं, लेकिन हमारे देश में वो कभी भी नहीं रहा। कुछ बच्चे बहुत ही डिप्राइव्ड हमारे देश में, अगर हम बात करें आज भी डेटा के अकॉर्डिंग हम बात करें तो हमारे देश में लगभग 65-35 का रेशियो चलता है। 35% बच्चे हमारे देश में प्राइवेट स्कूल में हैं, जबकि 65% बच्चे हमारे देश में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं आज भी। और गवर्नमेंट स्कूल का एजुकेशन लेवल जो कि बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर हम गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स की बात करें तो उनकी सैलरी प्राइवेट स्कूल के टीचर्स से लगभग 2 गुना है। फिर भी गवर्नमेंट स्कूल के जो एजुकेशन सिस्टम की हम बात करें, उनके क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करें, तो आज भी वो उस स्तर पे नहीं पहुंच पाया जिस स्तर पे रहना चाहिए। तो जहां हम इन डिप्राइव्ड बच्चों की बात करते हैं जिनके पास आज इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, मोबाइल फोन फैसिलिटी नहीं है, ये तो हर स्टेट की जो राज्य सरकार है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं, हर गवर्नमेंट स्कूल में या हर एरिया में जितने भी गाँव हैं वहां पे फ्री इंटरनेट फैसिलिटी एटलीस्ट। एक बहुत महत्वपूर्ण बात, आपकी बात मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ आशीष जी, माफी चाहूंगा। एक बहुत महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है आशीष जी की बात से कि जब स्कूल का कंपैरिजन होता है, जब आपने बताया कि स्कूल में जो सैलरी स्ट्रक्चर्स हैं या जो स्टूडेंट का जो प्रपोर्शन है सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स का, उनमें जो डिफरेंस है, जब बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, अपने क्लासों में पढ़ रहा है, तो बहुत कम संभावना होती है हम ये जान पाते हैं कि क्या टीचिंग पैटर्न है अपने टीचर का। लेकिन जब ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से सिस्टम चालू हुआ है तो निश्चित रूप से एक अपॉर्चुनिटी नजर आती है कि सरकारी टीचर्स जो है डेफिनेटली बहुत अच्छा प्रयास कर रहे होंगे या प्राइवेट स्कूल्स बहुत अच्छा मॉनिटरिंग कर रहे होंगे, लेकिन आपस में जो एक कॉम्पिटिटिव फील आएगा, क्योंकि ऑनलाइन होने में बहुत ज्यादा आसानी से मॉनिटरिंग का भी लेवल डेवलप होगा और जो हमारे जो कंट्रोल पैनल्स हैं उनके थ्रू अगर इसको मॉनिटर कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं एजुकेशन स्टैंडर्ड्स में जो इम्प्रूवमेंट आएगा वो शायद भविष्य के भारत के लिए बहुत अच्छी एक तस्वीर दिखाता है। क्या कहते हैं आशीष जी इस बारे में? बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप सब। ये अभी अगर हम बात करें, मैं अभी खुद की बात करूं अगर, तो मेरा कंपटीशन अभी शायद अलवर के टीचर्स के साथ नहीं रहा। हम लोग पूरे, अब जो गेम है वो बहुत बड़ा हो गया। अब ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा सा प्लेटफॉर्म हमारा है, ऑनलाइन ने हमारा प्लेटफॉर्म इतना बड़ा कर दिया है कि आज चाहे शायद दिल्ली का भी बच्चा है तो वो भी मेरे यहाँ पे, और मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, दिल्ली के भी 2-3 स्टूडेंट हैं जो हमारे बैचेस में पढ़ रहे हैं अभी और ऑनलाइन के माध्यम से ही पढ़ रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया अभी। और गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल में जहाँ पे सैलरी में इतना डिफरेंशिएट हो ही रहा है, तो वहां पे कंपैरिजन क्यों ना हो, बिल्कुल कंपैरिजन होना चाहिए। गवर्नमेंट स्कूल का जो टीचर है और जो प्राइवेट स्कूल में जो टीचर पढ़ा रहा है, उनका जब वो एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे, जो कि ऑनलाइन के माध्यम से जरूर एक प्लेटफॉर्म उनको मिलेगा, एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे जब आएंगे तो उनकी एफिशिएंसी का भी एक टेस्ट होगा, जो कि पेरेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। यहाँ तक कि स्कूल लेवल पे भी जब टीचर्स ऑनलाइन पढ़ाएंगे तो पेरेंट्स भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कौन से स्कूल में उनके बच्चों को ज्यादा अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। अकॉर्डिंगली वो आगे के अगले सेशन के अपने एडमिशंस भी प्लान कर सकते हैं। तो अब सब कुछ जग जाहिर हो गया है, ऑनलाइन ने बहुत चीजें खोल दी हैं। जहां पे पढ़ाई नहीं हो रही थी उनकी भी पोल खुल जाएगी और जहां हो रही है उनकी एफिशिएंसी भी सामने निकल के आएगी। माध्यम टीवी के दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे कि माध्यम कितना इंपॉर्टेंट है उनके बच्चों के लिए, उनके लिए, खुद के लिए? बिल्कुल, माध्यम बहुत इंपॉर्टेंट एक चैनल भी है। और दूसरा, मैं आपकी एक चीज मेरे को और बहुत पसंद आई, आप एक वो चला रहे हैं, शायद एक कॉन्टेस्ट है टैलेंटम करके जो आप लोग चला रहे हैं, और ये हम लोग बहुत पहले से हम ये कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज जो बच्चों को जब हम एग्जाम भी ले रहे हैं ना नीरज जी, ये अगर ये डिबेट हम ये अगर नहीं भी चर्चा करते इस टाइम पे, तो हम एग्जाम पैटर्न की भी अगर बात करें तो एक ही बच्चे को, जो एक फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा आर्ट में बहुत अच्छा है, पेंटिंग में बहुत अच्छा है, और वहीं एक बच्चा फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा है, तो आप मैथमेटिक्स का एग्जाम तो दोनों बच्चों का ले रहे हो, लेकिन आप पेंटिंग का एग्जाम एक ही बच्चे का लेते हो। तो जो बच्चा पेंटिंग में बहुत अच्छा है वो अपने आप को कहीं ना कहीं इंफीरियर महसूस करता है वो मैथमेटिक्स में जो बच्चा है उसके आगे, क्योंकि उसका एग्जाम तो एक ही मैथमेटिक्स का ही हो रहा है, पेंटिंग का कोई एग्जाम नहीं हो रहा। तो हम जो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, आप जो टैलेंटम के थ्रू एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हो, सिंगिंग की हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे आपने वो ऑप्शंस निकाले हैं, तो ये बच्चों को प्रमोट करना बहुत जरूरी है। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की अगर हम बात करें, हमारे देश में हम शायद बात करते हैं बहुत आगे निकलने की, लेकिन जब तक हम एजुकेशन पे खर्चा, प्रॉपर स्टैंडर्ड एजुकेशन डेवलप नहीं करते, तब तक हम आगे नहीं जा सकते। और एजुकेशन में डेवलपमेंट करने के साथ साथ
हमें जो बाकी आर्ट हैं, बाकी जितने भी तरह के आर्ट हैं, जितनी भी चीजें हैं, उन पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। हर बच्चे को अगर हम बोले कि इंजीनियर बन जाएगा या चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएगा तो वो मुमकिन नहीं है, इतने तो जॉब अपॉर्चुनिटी ही नहीं है। हमें बच्चों को हर फील्ड में आगे बढ़ाना है, और वो आगे बढ़ाने के लिए आपका चैनल बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं उम्मीद करूंगा आगे भी आपका चैनल ये काम करता रहे, और जितना भी आप हमें भी इस चीज से जोड़ेंगे उतना हमारे लिए भी है कि हम भी आपसे सीखते रहेंगे आगे। ग्रेट। तो आपके अकॉर्डिंग बच्चों को, सबको और पेरेंट्स को डाउनलोड करना चाहिए हमारा यूट्यूब चैनल? बिल्कुल, ये यूट्यूब चैनल डाउनलोड भी करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए इस चैनल को। और जितनी नॉलेज आप दे रहे हैं, और ये मैंने तो एक टैलेंटम की बात की, आप चाय पे चर्चा, एक शायद आपका प्रोग्राम चलता है, और भी 2-4 प्रोग्राम आपके चलते हैं, और सब नॉलेजेबल आपके प्रोग्राम चल रहे हैं। तो वो नॉलेज जितनी ज्यादा गेन करो, देखिए मैं आपको फैक्ट बताऊं, मैंने आपका सोचना जरूरी है करके कुछ था, जो मैं आपकी उस चर्चा को मैं कई बार मैंने सुना, जितनी भी आपने चीजों के ऊपर बात की, तो कई चीजें सीखने को मिलती है। आदमी जितना सीखे उतना अच्छा है, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हम कई बार अपने जो जूनियर, हमारे जो बच्चे हैं क्लास में बैठ के, हमें कई बार उनसे सीखने को मिलता है, तो हम उसको रेडिली एक्सेप्ट करते हैं। तो आपका चैनल जो अभी नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है, जिस अलग अलग लोगों को आप लेके आ रहे हो अपने चैनल पे, अलग अलग फील्ड के लोगों को आप लेके आ रहे हो और चर्चा कर रहे हो, तो सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, और नॉलेज जितनी ज्यादा हो उतना अच्छा है। तो मैं यही कहूंगा, जितने भी यहाँ पे दर्शक अभी देख रहे हैं, या जितने भी स्टूडेंट्स अभी ये देख रहे हैं, आप सबको ये चैनल सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए, और आपको ये वीडियोस देखने चाहिए। जितना ज्यादा आप देखोगे, आप अपने आप इसको पसंद करोगे, अपने आप लोगों को बोलोगे आप प्रमोट करने को इसको। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी, आप यहाँ आए और हमारे व्यूअर्स को आपने इतनी जानकारी भी दी और साथ ही माध्यम के बारे में भी समझाया। तो दोस्तों, मझधार में है हमारे बच्चों का भविष्य। ऐसे में हम सिर्फ इंतजार ही कर सकते हैं कि सरकार इस ओर भी कुछ ध्यान दे, ताकि हमारे बच्चों का करियर बर्बाद होने से बच सके। आज के एपिसोड में बस इतना ही, लेकिन दाखिले की दौड़ से जुड़ा अगर आपके जहन में भी है कोई सवाल, तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही जैसा कि आशीष जी पहले बोल चुके हैं, हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तब तक के लिए देखते रहिए माध्यम। नमस्कार।